Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Vinay and I'm back, and this is the lecture on rotational mechanics. तो इस लेक्चर में we're going to study torque, moment of inertia, toppling, angular momentum, सब कुछ देखेंगे. Let's go. So सबसे पहले तो कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है and if it is rotating about a fixed axis, so we are talking about fixed axis of rotation, the equation that I can write is torque about the axis is equal to I times alpha. Now carefully बात करते हैं. What is tau? It is a torque about the axis. Now what is torque? About any point. ये सपोज आर वेक्टर है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है. अबाउट पॉइंट O, my torque is defined as R cross F. This is the definition of torque. ये पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी. तो ये कोई बॉडी है जिसके ऊपर इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है. तो ऑफन आई कैन राइट दिस एज आर एफ साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंड आर साइन थीटा क्या हो जाएगा? दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ. ठीक है, तो ये भी बोल सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर इनटू एफ. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टॉर्क अबाउट एक्सिस. यहाँ पे क्या लिखा मैंने? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट. तो दोनों में क्या फर्क है या क्या रिलेशन है? टॉर्क अबाउट एक्सिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along that axis. So torque about axis is just another name for torque component along that axis. ठीक है. And तो मतलब जैसे कि कोई भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट O है, तुम पॉइंट O के बाद टॉर्क निकालोगे, उसका कंपोनेंट लोगे along that axis, that will be this tau. किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, उसका कंपोनेंट along the axis सेम ही रहेगा. अच्छा, what is I? I is the moment of inertia. So moment of inertia is basically for a system of particles is summation of mr square, where I the ith particle का mass है mi and ri is the ith particle का distance from the axis. So ri is the distance from the axis of that ith particle. ठीक है. And alpha is the angular acceleration. Torque equal to I alpha. This can be only written about a fixed axis. If you want to write about a point or about an axis that is not fixed, then you have to go in the frame of that axis and then write torque equal to I alpha. ठीक है. तो उस फ्रेम में फिर सूडो फोर्स वगैरह भी लगेगा, तो उसके बारे में और अपन बात करेंगे. But just remember, whenever you write torque equal to I alpha, it is valid only about a fixed axis about which the body is rotating. इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में एक तो नेट फोर्स जीरो है एंड अभी टॉर्क नेट भी जीरो होगा. तो नेट टॉर्क मतलब सिर्फ एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है वैसे ही एक्सटर्नल नेट टॉर्क इज जीरो. दिस इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दिस इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, देख लो, इस पे और अपन बात करते हैं. जो ग्रेविटी का टॉर्क है, we basically say कि gravity acts at center of mass of the body. ये जो gravity है that is mg vector. इसका रीजन क्या है और किस केस में वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं एक्ट करेगा, वो क्विकली देख लेते हैं. इसका मतलब भी क्या है? सो इफ आई हैव अ बॉडी, लेट्स से, एंड आई वांट टू राइट द टॉर्क अबाउट पॉइंट O, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर मेरे पास एक dm मास है यहाँ पर, उस पर एक dm इंटू जी वैक्टर लगेगा फोर्स ग्रेविटी का. ठीक है, ये मेरा r वेक्टर है. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या लिख सकता हूँ मैं? इंटीग्रल r क्रॉस dmg, सारे एलिमेंट्स पे टॉर्क इंटीग्रेट कर रहा हूँ. तो g वेक्टर तो कांस्टेंट है, dm तो स्केलर है. कैन आई राइट दिस एज g वेक्टर को बाहर ले लिया. What is this? ये कहीं तो फेमिलियर दिख रहा है. पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय टोटल मास, करेक्ट? इंटीग्रल आर डी एम बाय टोटल मास. तो ये बन जाएगा m इंटू आर सी एम. तो कैन आई राइट दिस एज
So this is nothing but it is as if the entire gravity is acting at the center of mass, क्योंकि इस चीज का भी torque about point O is the same as the original torque about for the gravity about individual masses. ठीक है, basically I can replace the entire mass by entire force by a single force acting at center of mass, which will produce the same torque as the individual gravity. So that is why we say gravity acts at center of mass of the body. When we say gravity acts at center of mass का मतलब है उसका torque is equivalent to the actual torque. सूडो फोर्स का यही सिचुएशन है, कोई ट्रांसलेटिंग फ्रेम है, ट्रांसलेटिंग एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो जो सूडो फोर्स लगेगा कोई डीएम मास पे, वो डीएम इंटू ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस डीएम इंटू ए वेक्टर, करेक्ट। तो ट्रांसलेटिंग फ्रेम में ए वेक्टर तो यूनिफॉर्म है ना, मतलब सब जगह ए वेक्टर तो एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए वेक्टर आ जाएगा बेसिकली। तो अगेन सूडो फोर्स मतलब जी की जगह बस माइनस ए बाहर बाहर आएगा, यहाँ पे एम ए आ जाएगा, माइनस एम ए, तो अगेन इट्स लाइक सूडो फोर्स एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास। सो सूडो फोर्स फॉर अ ट्रांसलेटिंग फ्रेम again acts at center of mass of the body, right? When does this not happen? अगर g वेक्टर वेरिएबल है, जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि अर्थ का ग्रेविटी एक्चुअली वेरी करता है हाइट के साथ, तो हर पॉइंट ऑफ द बॉडी पे अर्थ का g वेक्टर सेम नहीं होगा, तो देन यू कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो ये फेल हो जाएगा। सिमिलरली रोटेटिंग फ्रेम है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द बॉडी पे, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द बॉडी पे डिपेंड करेगा, तो once again you cannot take it out of the integral, once again this will not be true. But translating frame and uniform g में the forces will act at the center of mass of the body, alright, देख लो। Let's do a question on equilibrium. तो I have a sphere, string है ये connected to a wall, angle theta है, massless string है। Find the minimum coefficient of friction such that the sphere is in equilibrium. So, what is the question asking? Minimum coefficient of friction, तो equilibrium का मतलब है कि torque भी zero होगा, net force भी zero होगा, और minimum coefficient of friction मतलब we can just take it on to be the verge of slipping, just maximum static friction लग रहा है। तो try it out, force balance करो, torque balance करो, try it out, then take a look at my solution. Okay, तो क्या क्या forces लगेंगे? एक तो टेंशन लगेगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स टी साइन थीटा, करेक्ट। फिर एक mg लगेगा एंड फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स इज टी साइन थीटा, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त व्हाट आई डू प्रेफर इज कि जितना हो सके स्टार्टिंग में ही मैं वेरिएबल्स एलिमिनेट कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी n करके अलग से नॉर्मल फोर्स लिखा नहीं मैंने, वो दिखने में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दिखता है तो मेंटल ब्लॉक भी आता है सॉल्व करते वक्त। डायरेक्टली वहीं पे लिख दिया टी साइन थीटा इज नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स म्यू इनटू दैट इज म्यू इनटू टी साइन थीटा इज माय फ्रिक्शन। तो अभी दो ही वेरिएबल है, म्यू एंड टी, ठीक है। ओके, तो एक टॉर्क इक्वेशन और एक वर्टिकल फोर्स इक्वेशन। तो अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूँ तो टॉर्क इक्वेशन क्या आ जाएगा? अगर किसके अबाउट लिखो, अगर सेंटर के अबाउट लिखो तो ये नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी का टॉर्क तो जीरो हो गया, तो म्यू टी साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में होगा? इट इज आर क्रॉस एफ। सो आर एंड एफ शुड ऑलवेज हैव द टेल्स जॉइंट टुगेदर, दैट इज हाउ यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। तो थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, राइट हैंड थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड्स टॉर्क, ठीक है। सो दिस इज इनवर्ड्स, शुड बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर, आर क्रॉस टी आउटवर्ड्स, आर इनटू टी। तो डायरेक्टली मेरे पास म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा आ गया, दैट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो वी डिडंट नीड टू बैलेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। देख लो, आई होप यू वर आल्सो एबल टू गेट इट। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का जो कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है, लैडर एंड लैडर है, वॉल है, फ्लोर है। तो लेट्स से वॉल स्मूथ है, फ्लोर इज रफ, तो पूछेंगे फाइंड वंस अगेन फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट इट डज नॉट स्लिप। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई एम नॉट गिविंग अ क्वेश्चन टू सॉल्व, बट आई एम जस्ट क्विकली गोइंग ओवर द कॉन्सेप्ट। क्या क्या फोर्सेस लगेगा? N1 N2 एंड जस्ट स्लिपिंग के लिए
म्यू इंटू एन एम जी, ये कुछ एंगल थीटा दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू राइट टॉक अबाउट अ पॉइंट जिसके थ्रू मैक्सिमम फोर्सेस जा रहे हैं, बिकॉज उसके पॉइंट के अबाउट टॉक जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं जैसे लोएस्ट पॉइंट लूँ तो उसमें n2 और म्यू इंटू दोनों का टॉक जीरो हो गया, तो सिर्फ mg और n1 के बारे mg और n1 का टॉक आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास के आउट देखूँ तो n1 म्यू इंटू n2 तीनों का टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट पॉइंट पी के अबाउट, क्विकली लेट मी राइट द टॉर्क इक्वेशन। क्या आ जाएगा? इन दोनों का तो जीरो, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर लेंथ l है तो l/2 cos थीटा, कौन से डायरेक्शन में? r क्रॉस mg outwards should balance out the inward torque, which is this distance is how much? Perpendicular distance from point P to the force L sin theta into n1। L sin पोजिशन वेक्टर ऊपर है और n1 ऐसे है, तो r क्रॉस n1 इनवर्ड्स, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन आ जाएगा एंड आई कैन जस्ट राइट n2 is mg and mu n2 is n1, just force balance in the horizontal vertical direction। फिर सॉल्व कर लो, आ जाएगा, म्यू का वैल्यू चाहिए रहेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इजी एग्जांपल। देख लो एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं अभी। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। मेरे पास एक रॉड है या लैडर है एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, या फ्रिक्शनलेस है, मास m है इसका। लेट्स से दिस एंटायर लेंथ इज l एंड दिस इज l/4, ओके। तो पूछा है फाइंड द फोर्स एट A। we have to apply a force at A by holding the rod or ladder for equilibrium। इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम रखना है अपने को, ठीक है। तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट ए, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड एंड एंगल, जैसे भी करना करो। ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, सो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक तो ग्रेविटी लगेगा, फ्रिक्शनलेस है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, करेक्ट। अच्छा, तो कैन यू सी कि अलोंग द रॉड वील हैव टू कैंसिल आउट mg का कंपोनेंट। सो एक अलोंग द रॉड तो अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा mg sin थीटा, करेक्ट। एंड लेट्स से एक कुछ f परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड लगाना पड़ेगा जो अननोन है, और एक mg sin थीटा। आई जस्ट बैलेंस द फोर्सेस अलोंग द रॉड। व्हाई डिड आई डू दैट? टू अवॉइड द नॉर्मल फोर्स, ओके। तो अब अगेन नॉर्मल फोर्स अवॉइड करने के लिए कैन आई राइट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी प्रेफरेबल। तो कितना टॉर्क आ जाएगा? ये पॉइंट l/4 पर है, ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, ये मेरा पिवट है, मतलब ये फलक्रम है, फलक्रम या वो कॉर्नर है, पॉइंट P बोलता हूँ उसको। तो F परपेंडिकुलर टू l/4 शुड बैलेंस आउट mg का टॉर्क। mg का टॉर्क कितना होगा? mg का ये कितना डिस्टेंस है? ये भी l/4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? थीटा, l/4 cos थीटा। वो यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया? You should be able to see that the direction of the torque. So always keep in mind direction of torque is also very important. Perpendicular force into this, वो तो clockwise torque है। अगर mg का भी clockwise torque आ रहा है पॉइंट P के अबाउट, तो obviously मेरा direction of F perpendicular should be downwards, ठीक है। Okay, so F perpendicular into this would be anti-clockwise into AP, and mg का torque कितना आ जाएगा? mg into this distance which is l/4 cos theta, ठीक है। F perpendicular would be mg cos theta, m small m है ना। ऑलराइट, तो फिर फाइनली क्या क्या फोर्सेस आ गए? एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। तो एक्चुअली रिजल्टेंट उनका mg ही हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू mg। देखो मैग्नीट्यूड एंड बट डायरेक्शन, ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। they can ask you x y components or they can ask you magnitude, वो तो खुद कर सकते हो। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, बट ऑलवेज quickest solutions are always where you avoid the
अननोन और अनवांटेड वेरिएबल। जैसे नॉर्मल फोर्स को अवॉइड किया बाय राइटिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट एंड राइटिंग फोर्स अलोंग द लेंथ। ठीक है, देखो नाउ लेट्स लुक एट द केस ऑफ टॉपलिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग देखते हैं। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है एंड उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, जो नॉर्मल फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं है, सपोज एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज वहीं पे ग्रेविटी एक्ट करेगा एंड द टोटल टॉर्क शुड बी जीरो। बट वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, the normal force will shift to the right. Physically what does this mean? You just imagine करो कि you're standing and तुमको कोई पीछे से धक्का देता है, slowly push करता है, you will tend to fall forward and in order to balance yourself तुम्हारे toes पे पूरा weight आ जाएगा, correct? तुम्हारा heel ऊपर उठ जाएगा और तुम्हारे toes पे आ जाएगा weight. If someone pushes you back तो तुम्हारे heels पे आ जाएगा पूरा weight. उसका मतलब क्या है पूरा weight heels पे आएगा? मतलब basically is the normal force that is shifting. तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। In reality, this basically means कि right portion of the block base is applying more pressure or more force compared to the left portion. That is why resultant force is as if it is shifted to the right. ठीक है? So let us calculate कि कितना shift होता है normal force, and then we'll see the condition for toppling. तो we are assuming no slipping here, तो यहाँ पे friction भी है, static friction है. Let's say normal force shifts by x from the center, एक mg लगेगा, ठीक है, ये height h है, and let's say this is a cube of side L. Alright, तो मुझे क्या निकालना है? I want to find the shift, कितना normal force shift हो गया सेंटर से। तो कोई भी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर दो। सपोज ये पॉइंट के बाद करता हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, है ना? तो फोर्स का कितना टॉर्क होगा? ये हाइट h है, so F into H should be balanced by mg into x. तो हो गया, मेरे पास x का वैल्यू आ गया। This is the shift of the normal force. Now, what is the maximum distance that the normal force can shift to? Normal force maximum तो यहीं पे जा सकता है ना? This is the farthest normal force can go. इसके beyond तो ब्लॉक है ही नहीं। तो इस पॉइंट के beyond normal force cannot apply any more torque to cancel out external force का torque. So therefore इससे ज्यादा फोर्स बढ़ा दिया तो फिर वो टॉपल हो जाएगा। टॉपल मतलब इट विल स्टार्ट हैविंग सम एंगुलर एक्सेलरेशन। टिल नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो फॉर जस्ट टॉपलिंग, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, द नॉर्मल फोर्स शुड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग। दैट इज द कंडीशन। फिजिकली इट मींस कि यहां से सब कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, बस इट विल बी इन कॉन्टैक्ट हियर, और उससे थोड़ा भी फोर्स ज्यादा लगा तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये क्यूब ऑफ साइड L लिया, तो ये शिफ्ट L/2 हो गया, तो x की जगह L/2 रख दूंगा मैं, तो मेरे पास F का आ जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स इन ऑर्डर टू टॉपल। ठीक है, समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे आस्क यू कि फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मेक द ब्लॉक स्लिप, और दे आस्क यू टू कंपेयर कि पहले टॉपलिंग एज यू इंक्रीज द फोर्स, पहले टॉपलिंग होगा कि पहले स्लिपिंग होगा। द मिनिमम फोर्स will be mu mg to cause slipping. So as you increase the force, जो पहले फोर्स जो छोटा होगा, that condition will occur first, है कि नहीं? For toppling to occur first, this force should be smaller. So as you increase the force, सबसे पहले the external force का value will reach this value, तो फिर toppling शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा? mgl/2h should be less than mu mg। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन L/2h, ऐसे। बट स्लिपिंग टू अकर फर्स्ट, म्यू शुड बी लेसर देन दिस। ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। लेट्स से ये हाइट h है, ये लेंथ L है। पूछा गया कि फाइंड द मिनिमम एंगल फॉर टॉपलिंग। फॉर टॉपलिंग फाइंड द मिनिमम एंगल थीटा। तो एक तो तरीका है
कि ग्रेविटी को mg sin थीटा mg cos थीटा में ब्रेक डाउन करो एंड देन राइट द टॉर्क इक्वेशन. बेसिकली वी हैव टू एंश्योर कि टॉर्क इज जस्ट जीरो एंड द नॉर्मल फोर्स मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. फ्रिक्शन में यहाँ पे जाएगा, ठीक है. बट द बेटर वे इन सच क्वेश्चंस जहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन बस एक ही एक्स्ट्रा फोर्स है. पिछले केस में एक्सटर्नल फोर्स भी था, ग्रेविटी भी था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है अदर देन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल. तो अबाउट दिस पॉइंट नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का तो टॉर्क जीरो हो गया, तो ग्रेविटी का भी टॉर्क जीरो होना चाहिए जस्ट टोटल टॉर्क जीरो करने के लिए. सो ग्रेविटी मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, तो ही टॉर्क जीरो होगा ना. अब तो हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो tan थीटा कितना आ गया L/H. ठीक है. सो दिस इज द मिनिमम एंगल एट विच यू शुड एट विच द टॉपलिंग विल स्टार्ट टू अकर. अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एक रेगुलर हेक्सागन है, फाइंड मिनिमम एंगल एट विच टॉपलिंग विल अकर. ट्राई करो, नो स्लिपिंग, ट्राई करो. ऑलराइट, सो फिर से लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम थोड़ा बेटर. ठीक है. सो once again the normal force will pass through the point of toppling. इस पॉइंट के थ्रू पास करेगा, तो ग्रेविटी शुड पास थ्रू दिस पॉइंट अगेन, है कि नहीं. एंड फिर हो गया, बिकॉज आई नो रेगुलर हेक्सागन है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60, तो ये भी 60, और ये 30, तो थीटा भी 30. देख लो, आई होप समझ में आया. दिस इज 60, दिस इज 60, तो यू कैन से कि थोड़ा सा और बेटर करो यहाँ पर, इफ इट वाजंट क्लियर. ये 60 है, तो ये 30, तो ये 30. ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल. Alright, so the minimum angle at which the toppling should occur is 30 degree. Alternatively, you can also use mg sin theta, mg cos theta का टॉर्क यहाँ पे जीरो करना है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन की जरूरत है वहां पर. देख लो, एक और क्वेश्चन करते हैं. तो लेट्स से एक सिलेंडर है, एक फिक्स स्टेप है, पूछा है फाइंड H if the cylinder is on the verge of toppling. राइट, इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब टॉपल कर सकता है, नो स्लिपिंग, वो क्वेश्चन में दिया गया. तो फाइंड H, हाइट ऑफ द स्टेप, मतलब ये लेंथ ऑफ द स्टेप. ट्राई करो. Okay, so once again, let me just draw it here. My gravity should pass through the point of toppling. Why? Because देखो यहाँ पे normal force zero हो जाएगा, because as it is about to topple, entire normal force will be through the point of toppling. Correct. बाकी सारे contact points पे zero हो जाएगा, तो यहाँ पे normal force is zero. एंड नो स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के बाद जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ग्रेविटी बचेगा. दैट शुड आल्सो पास टू दिस पॉइंट. ओके, सो ये मेरा आर हो गया, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस द इंक्लिनेशन एंगल with the horizontal, so the inclination angle with the vertical will be 90 minus theta, so this will be theta. समझ में आया? Inclination angle with the horizontal is theta. So ये भी inclination है, ये dotted line is the parallel line to the incline. So with the vertical should be 90 minus theta. तो ये theta. तो अब हो गया ना, because ये h है, ये r minus h है, और ये r है. तो r cos theta is r minus h in this triangle. हो गया था, h is r into 1 minus cos theta. ठीक है, देख लो. ओके, एक क्वेश्चन अभी तुम लोग करो.
आई हैव एन इंक्लाइन प्लेन और एक बॉल है, यहाँ पे एक होल है जिसका रेडियस आर स्मॉल आर है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 2r दिया हुआ है, 2 into स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल. फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा सो दैट द बॉल डजंट टॉपल. ट्राई करो. ओके, सो फॉर द बॉल टू जस्ट टॉपल, किस पॉइंट के बाद टॉपलिंग होगा? इस पॉइंट के बाद होगा. तो ग्रेविटी मस्ट पास टू दैट पॉइंट, करेक्ट? ऐसा हो जाएगा मेरा, ये मेरा थीटा एंड दिस विल बी स्मॉल आर, दिस विल बी कैपिटल आर, करेक्ट? ये 2r है ना, ये 2r है, तो ये स्मॉल आर. वही लॉजिक है, ग्रेविटी शुड पास टू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. एंड हो गया, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा. तो क्या बन रहा है इस ट्रायंगल से? साइन थीटा इज r by r. That's it. Okay, I hope you were also able to get it because this is JEE Advanced 2020, considered one of the toughest and lowest scoring physics papers. So this was one question that is actually quite straightforward. अगर ये टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो. वेल डन, आगे बढ़ते हैं. Now let's take a look at very nice question. So I have a block of mass m, particle of also the same mass, दोनों का mass same है. This block is resting on a table, rough surface है, there is no slipping बोला हुआ है, and L/4 length is outside. It's a cube of side length L. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं. देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दैट पार्टिकल. फाइंड द मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट टॉपल. सो यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि किस पॉइंट के बाद टॉपलिंग हो सकता है, राइट? इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन. एक्सक्यूज मी. ओके, सो यहां पे सबसे पहले तो इसका जो नॉर्मल फोर्स रहेगा वो mg रहेगा ऑन द ब्लॉक. एक mg ऐसा भी लगेगा, करेक्ट? ये L/4 है ना, एज ऑफ द टेबल. सो कैन यू सी कि ये पार्टिकल और द ब्लॉक, उन दोनों का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ द टेबल विल कैंसल आउट बिकॉज L/4 द टॉर्क्स विल कैंसल आउट, है कि नहीं? तो फिर क्या टॉर्क बचेगा? एक तो mg लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और एक फ्रिक्शन लगेगा ऑन द ब्लॉक टू द लेफ्ट. पार्टिकल पे राइट पे लगेगा, ब्लॉक पे लेफ्ट में लगेगा. सो दैट इज व्हाई दिस ब्लॉक विल नॉट टॉपल अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन दैट विल प्रोड्यूस विच, कौन से डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस पॉइंट? आउटवर्ड्स टॉर्क, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट? सो द नॉर्मल फोर्स विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब नॉर्मल फोर्स विल नॉट बी एट द एज. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, सिर्फ इस पार्टिकल को यहां पे रखते, तो नॉर्मल फोर्स वुड हैव बीन पासिंग थ्रू द एज बिकॉज ग्रेविटी का टॉर्क कैंसल आउट हो गया, फ्रिक्शन का तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो है ही, इक्विलिब्रियम है, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क should be zero, so normal force will pass through this point. But now there is an anti-clockwise torque because of the friction. So to cancel that out, there will be a clockwise torque by the normal force about this point. The clockwise torque के लिए normal force will be to the left of this point. So this is not the point of toppling. ठीक है? However, because friction can produce an anti-clockwise torque, अगर friction, ये kinetic friction बहुत ज़्यादा हो गया, so it may actually be able to rotate the block to the left, मतलब to the in the anti-clockwise sense. तो किस point के बाद toppling का chance है? Left end. That's why this is such a good question. You have to think very carefully किस point के बाद toppling हो सकता है. So we want to find maximum mu or maximum possible friction such that toppling doesn't occur. मतलब now the toppling chances in the anti-clockwise sense about this point. तो यहाँ पर अपन normal force लगाएंगे, ठीक है? And अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए. सो देखो, व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू द लेफ्ट, तो व्हेन विल इट हैव द मैक्सिमम चांस ऑफ टॉपलिंग? व्हेन देयर इज लीस्ट क्लॉकवाइज टॉर्क. तो ये जो पार्टिकल है वो अगर यहां पर आ जाएगा तो उसका ग्रेविटी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तब तक पार्टिकल के ग्रेविटी का टॉर्क इज in the clockwise sense. So best chance of this friction
producing an anti-clockwise torque is if it is able to overcome the clockwise torque. So clockwise torque इसका zero कब होगा? When particle reaches here. So जब particle यहाँ पर हो गया तो उसका gravity का torque zero हो गया. Ground का एक normal force ऐसे है. Ground मतलब टेबल का कुछ friction भी हो सकता है. And एक म्यू mg ऐसे है on the table. ये सब टेबल पे FPD बना रहा हूँ. And of course एक mg ऐसे है. ये भी L. तो म्यू mg का टॉर्क शुड बैलेंस आउट ये ग्रेविटी का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट. सो आई विल हैव म्यू mg इनटू L शुड बी बैलेंस आउट बाय mg L by 2. तो म्यू का वैल्यू हाफ. ठीक है. इससे अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, इससे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो फिर mg का तो टॉर्क फिक्स्ड है mg L by 2 इस पॉइंट के अबाउट. म्यू का वैल्यू हाफ से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली म्यू mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ज्यादा हो जाएगा ना, टॉपल हो जाएगा. ठीक है. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. ध्यान से देखो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे लाइक सपोज एक ट्रक है विच इज ट्रैवलिंग और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. एक्सेलरेशन ए से. तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट जस्ट एन एप्लीकेशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. अपन कैसे देखेंगे? बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड मैक्सिमम ए सच दैट द ब्लॉक डजंट टॉपल. Just go in the truck frame और let's say ये ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है h and l. तो find maximum acceleration such that the block doesn't topple and there is no slipping, that is assumed. Alright, try करो. So ऐसे क्वेश्चन में सेंटर पे एक सूडो फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटी लगेगा. टॉपलिंग, द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग वो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, एक नॉर्मल फोर्स और एक कुछ फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. कुछ नहीं, इस पॉइंट के बाद वी हैव टू इंश्योर दैट द टॉर्क इज जीरो. तो वन वे इज जस्ट राइट द टॉर्क ऑफ ma. सूडो फोर्स का टॉर्क कितना लगेगा? दिस इज h by 2 है ना. So ma into h by 2 should just be equal to mg into L by 2. तो a का वैल्यू आ जाएगा g into L by h. This is the maximum acceleration. इससे ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स ma का टॉर्क बढ़ जाएगा ग्रेविटी से. और यू कैन ऑल्सो से कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा g इफेक्टिव, mg इफेक्टिव, दैट शुड पास टू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जो अपन जी इफेक्टिव बोलेंगे, m into g effective. Here g effective is g vector minus a vector, where a vector is the acceleration of the truck of the frame. ठीक है. वैसे भी कर लो तो भी हो जाएगा बिकॉज इसका कंपोनेंट्स mg और ma हो जाएगा और ये एंगल थीटा, तो tan थीटा विल बी g by a एंड tan थीटा को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज h by l. ठीक है. देख लो.